Good evening, everyone. Welcome back. Am I audible, visible to all of you? Quickly. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सब? So welcome to your own channel बायजूस एग्जाम प्रेप जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे. Am I audible to all of you? All fine? Okay. Great. So yes, fine. Very good evening, everyone. चलिए आज हम करेंगे जून 2009 एंड दिसंबर 2009 का ये पेपर, राइट. पेपर 2 जून 2009 ऑलरेडी मैं कुछ हद तक कर चुका था, तो ये पार्ट 2 है. एंड आई विल ऑल्सो टेक दिसंबर 2009 in this session, right? So let's start with this. First of all, to begin with, congratulations to all the SLET examination जिन्होंने क्रैक किया है, तो इंक्लूडिंग तनुश्री, कल्पिता, मिनोबी, ऑल ऑफ यू, फैंटास्टिक. और भी लोगों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, बट आई कैन नॉट पुट ऑल द थिंग्स हियर. Congratulations to all the people who have cracked Northeast SLET examination. So you all are now eligible for lectureship. सभी का lectureship का ये SLET examination state level eligibility test is now done. So सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में करके, ताकि दीज आर द थिंग्स जो कि बाकी लोगों के लिए, जो अभी बिगनर्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि देखो, जब इनका हुआ तो हम भी कर सकते हैं, राइट. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, तो आप जरूर लिखिएगा उसमें कि क्या लगा, क्या आपको पहला लगा, पहले उसके बाद क्या लगा. लेट इट बी थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट वाज योर जर्नी, हाउ वाज योर जर्नी. सो तनुश्री, कल्पिता, मेनोबी एंड अदर पीपल जिनका भी ये नेट का क्रैक हुआ है, स्लेट का क्रैक हुआ है, प्लीज डू पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज, ऑल ऑफ यू, राइट. जो भी लिखना है, अच्छा बुरा भला, सर बहुत पसंद आया, बहुत बेकार लगा आपके साथ पढ़ के, जैसा भी सही लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट. ओके. सो आई थिंक सभी को लास्ट गिफ्ट जो मैंने दिया था वो सभी को पसंद आया होगा, राइट और रॉन्ग? नहीं, किसी को पसंद नहीं था, ऐसा क्या? What about the last gift that I have given to everyone? The last gift, जिन्होंने नहीं देखा, बहुत बड़ा मिस कर दिया आपने. ये सेशन मैंने लास्ट सैटरडे को लिया था. 15th अगस्त वाज ऑफिशियल लीव, तो इसलिए मैं नहीं आया, एंड इंडिपेंडेंस डे को काम करने का मन भी नहीं कर पाया. तो जोक्स अपार्ट, बट आजादी का अमृत महोत्सव, 75th इंडिपेंडेंस डे, कौन काम करता है? एनीवे, तो लास्ट डे जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था, आई होप कि सभी को पसंद आया होगा, बिकॉज ये चीज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑन स्केल, ये किसी भी बुक में नहीं है जो मैंने आपको लास्ट टाइम हैंडी दिया था. तो 1+1 गिफ्ट बोला था, तो ये है आज का दूसरा गिफ्ट. सो ये है आज का गिफ्ट. जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट है, चाहे वो यूनिट टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, सर्कुलर टेस्ट है, इसके भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एंड आई थॉट ऑफ डूइंग इट. सो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्त रमेश जी. इंडियन इकोनॉमी मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया था, तो आई थिंक मैंने सभी को बोला था उस टाइम पे कि डू रेफर टू दैट पार्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. वेट, देयर इज सम. यस, प्लीज चेक इट आउट एक बार. Those who want to take a screenshot, please do take it. And just let me put my camera सही से. Okay. I have already done Ananya, for your information. अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, more marathon session, I have already discussed more than 2500 questions.
Ananya, Ananya, yeah, Ananya, Anusia, right? I have discussed 2500 questions absolutely free of cost on Byju's exam prep app में, right? कोई मोटिवेशन सेशन भी कर दो. ओके, आई विल पॉइंट नोटेड. यूपीपीजीटी का तो नहीं कर रहा मैं. दिस इज अबाउट ओनली अबाउट यूजीसी नेट. सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हुए हैं सिद्धार्थ राव फॉर यूपीपीजीटी, एंड यू नो वेल, यू आर नॉट अ वन जो बिगनर है जो मुझे फॉलो कर रहा है. आई हार्डली डू एनी टॉपिक्स ऑन यूपीपीजीटी, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. आज का सेशन शुरुआत करते हैं. आर वी ऑल रेडी? अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको कुछ एस्ट्रिक साइन दिख रहे हैं. दीज एस्ट्रिक साइन, जस्ट टू टॉक अबाउट दिस फॉर 1 मिनट. ये हालांकि लास्प्रेस का प्राइस इंडेक्स, लास्प्रेस का क्वांटिटी इंडेक्स, पैस्चेस का प्राइस इंडेक्स, पैस्चेस का क्वांटिटी इंडेक्स, ये ना तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ना सर्कुलर टेस्ट फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं. बट एक कंडीशन है जहां पे ये दोनों फुलफिल करेंगे, और वो कब है? जब लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू पैस्चेस प्राइस इंडेक्स, तब जब ये दोनों सेम होंगे. और ये दोनों सेम कब होंगे? जब प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज, ऑफ ऑल गुड्स हैव इंक्रीज्ड at the same ratio, have increased at the same ratio, तब लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स और पैस्चेस प्राइस इंडेक्स सेम होगा. और तब लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स और पैस्चेस प्राइस इंडेक्स जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल करेगा और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल करेगा. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि ओनली व्हेन लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, या दोनों दोनों बराबर है पैस्चेस प्राइस इंडेक्स का, या लास्प्रेस क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पैस्चेस क्वांटिटी इंडेक्स, यानी कि जब सारे के सारे कमोडिटीज का प्राइसेस या क्वांटिटी इंडेक्स में सारे के सारे क्वांटिटी एक साथ बढ़े हैं, तब दोनों के दोनों सेम रेशियो में आ गया, सेम इंडेक्स हो गया, देन दे विल fulfill time reversal test and factor reversal test. So I hope this asterisk sign is clear to all of you, and बहुत तरीके से ये एक important point है, तो प्लीज इसको do remember this. Okay, so let's start with the first question of the day. अब लास्ट क्लास में जून 2009 का हमने 32 क्वेश्चंस कर लिया था. आज हम 33 से लेके 50 तक चलेंगे. और विश्वास कीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि सर और सेशन करो, जितने सेशंस मैंने किए हैं, अगर आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन भी देख लेंगे तो बहुत ज्यादा है, राइट? जस्ट थिंक ऑफ इट, पूरे यूट्यूब में ये कहीं नहीं है. 2009 से लेके 2021 के सारे पेपर्स एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर कन्वीनियंस, वेन एवर यू वॉन्ट, विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. इट इज नॉट ए बी सी करके लिखा हुआ है, पूरे के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है. वाई इट इज ए, वाई नॉट बी, वाई इट इज बी, वाई नॉट सी, वाई इट इज सी, वाई नॉट डी, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड देयर, राइट? So please follow all my sessions सही तरीके से. There was a time, particularly in the June and July, जब मैंने बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप पे तकरीबन 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, 2500 से भी ज्यादा, ऑल यूनिट 1, 2, 3 से लेके यूनिट 10 तक. सो माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा. देयर वाज अराउंड अ ई बुक ऑफ 110 पेज का ई बुक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था. So those people who might have missed that opportunity, they are asking that. So opportunity gone, time gone, so I cannot do it again, right? So please understand, जब भी मैं टेलीग्राम में कुछ लिखता हूं उसको सीरियसली फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज इट इज योर लॉस, राइट? एनीवे, सो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, टाइम लॉस्ट, नाउ आई कैनॉट डू इट अगेन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट फॉलोइंग दीज सेशंस फ्रॉम हियर. जितने भी हैं उसको फॉलो करना शुरू कीजिए. क्वेश्चन नंबर 33 से शुरुआत करेंगे यहाँ पे, एंड वी विल टेक अराउंड लाइक 50 क्वेश्चंस टुडे. The quantum of intra-regional trade. इंट्रा-रीजनल ट्रेड, अब यहां पे डोंट गेट इनटू द वर्ड ऑफ इंट्रा वर्ड, राइट? यहां पे जब भी इंट्रा वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. सो अगर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है तो वो चला जाएगा आपके थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि पॉल क्रुगमैन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, बालसा लॉयड इंडेक्स, राइट? बालासा लॉयड इंडेक्स, वो सब आएगा यहां पे. लेकिन व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज इंट्रा रीजनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो यहां पे बहुत सारी चीजों को घुमाया हुआ है, इसको ध्यान से देखना. पहली बात है वर्ल्ड की कंट्रीज, और कंट्रीज में इंट्रा रीजनल ट्रेड हो रहा है अमंग द कंट्रीज. तो दिस इज द कैच. तो यहां पे बोथ ऑफ देम.
सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज इंटरनेशनल ट्रेड कौन सी थ्योरी बताती है, और कुछ नहीं है, राइट। सो थ्योरी ऑफ बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट कंपटीशन इज बेसिकली इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, राइट। और ये दोनों जो है ये नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों होता है, क्यों करती है, कंपेरेटिव कुछ और कहता है, हेक्सोरेटिंग कुछ और कहती है कि फैक्टर एंडोमेंट, मॉडर्न थ्योरी। सो बोथ ऑफ देम आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट डिसाइड दैट एक्सप्लेन्स दिस पार्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 34, द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी बहुत सिंपल सा है, डॉरेंस ने दिया था ये, तो इट इज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। सो इट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, सो दिस इज द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, कितना पैसा मिला एक्सपोर्ट्स को बेच के। सो दिस इज इट, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज ये सारा का सारा जो है वो इंडेक्स नंबर है। सो यहां पे ही इन्होंने करके रखा है ऐसे, ये वाला है, दिस इज द आंसर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज इंडेक्स नंबर है, तो हमेशा वी मल्टीप्लाई दिस विद 100, इट शुड बी डी ऑप्शन, यस। Next, 1966, 1969, 1971, 1995. What is their creation of SDR? Okay, ठीक है। तो 71 चला गया, कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, डिवैल्यूएशन हुआ था इंडिया में 1966 आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर। जब ये गाना आया था मेरे वतन के लोगों, तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की दोनों की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम बहुत हालत खराब थी इंडियन इकोनॉमी की, उस टाइम डिवैल्यूएशन करना पड़ा था। 1969, this was the creation of SDR by IMF. IMF ने SDR क्रिएट किया था, और if I'm not wrong, so one SDR उस टाइम पे was 0.888671 grams of gold, और उस टाइम पे ये ग्राम ऑफ गोल्ड was 1 USD, 1 US डॉलर। सो इनिशियली ये था, और लास्ट टाइम जो 32 क्वेश्चन था इस पेपर का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वेटेज क्या है एसडीआर का आज की डेट में, राइट। सो 1995 इट इज क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखो पहले के मैच द फॉलोइंग कितने अच्छे होते थे, राइट। एक भी पता है तो बाकी सारा आप कर लेंगे। तो आपको अगर सिर्फ ये पता है, डी ऑप्शन पता है, तो आप सिर्फ कोड में देखिए कहां पे है D4, दैट इज द बी, सिंपल। लेकिन आज के डेट में कंपटीशन उन्होंने बहुत टफ कर दिया है, आपको जब तक 4-5 चीजें पता नहीं चलेंगी तब तक आप पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 का बी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीआई, जीडीआई, एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीआई? चलिए, जीडीआई बिना देखे आप बताइए, बिना सर्च करिए, बिना गूगल कीजिए, और मुझे बताइए व्हाट इज जीडीआई। आज आप देखने वाले हैं कि व्हाट आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ पेड बैच, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, मैंने क्या किया है, मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं आज, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज देखने वाले हैं कि मैंने क्या क्या किया है। एनीवे, सो जीडीआई क्या है? एनीवन? वेटिंग, ये सब सर्चिंग चल रही है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, गुड। सो इट इज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आज की डेट में है जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप, राइट। दिस इज बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप। ये कौन करती है? ये यूएनडीपी, राइट। तो ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एचडीआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, तो ये सारा का सारा जीडीआई इनका काम था। तो हालांकि इंडिया की रैंक 2003 में क्या थी, मैं उससे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2021, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इंडिया की 2021 में इट इज रैंक 140th रैंक है, और ये है 2019 के रेफरेंस ईयर से, जो रेफरेंस ईयर लिया गया है, रिसर्च है, तो ये एक दिन में तो नहीं होगा। तो 2019 के डेटा में 2021 में जब पब्लिश किया गया यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई जीडीआई, तो इंडिया की रैंक आज की डेट में 140th रैंक पे है, राइट। सो इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। ये तो सी है, ये आप देख सकते हैं पेड नोट्स में का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज द जेंडर गैप रिपोर्ट, दिस इज 140th अमंग 156 ग्लोबल गैप इंडेक्स, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये है। आप देख सकते हैं पीआईबी की रिपोर्ट है ऑन December 7, 2021। सो एज पर द ग्लोबल गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक जो है वो 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज है, राइट।
So this is again, you can see a lot of things here. So the global gender gap report provides global gender gap index, right? This is also taken as a proxy of the gender development index, right? So don't worry about कि सर क्वेश्चन जेंडर डेवलपमेंट के बारे में है, आपने जेंडर गैप के बारे में दिया है, दिस इज वन माइनस ऑफ दैट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस इन द सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अंडरटेकन टू. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, राइट? और आशा है कि ये शायद इस बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर लेके सपोर्ट प्राइस को लेके बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं. यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो प्रिवेंट द फॉल इन द प्राइस इन द ग्लट ऑफ एनी गिवन ईयर. ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइसेस बिल्कुल कम ना हो जाए या बिल्कुल ज्यादा ना हो जाए. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, डबलिंग द फार्मर्स इनकम. अशोक दलवाई जी की जो कमेटी थी उसके हिसाब से भी 2021 तक डबल करना था. प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स टू टेक अप फार्मर्स फार्मिंग एंड मोर कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मर. सो आज भी हमारे देश में जो वर्ड है ना वो एग्रीकल्चर है, इट इज नॉट एग्री बिजनेस. रिमेंबर दिस पॉइंट. आज भी हमारे देश में वर्ड जो है वो है एग्रीकल्चर. इट इज, वी कैन नॉट यूज एनीथिंग कॉल्ड एज एग्री बिजनेस. सो यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि किस हद तक इंडिया में एग्री इज अ कल्चर, इट इज नॉट अ बिजनेस. सो आंसर इज डी फॉर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. नाउ इसको सर्च कीजिएगा, जिनको नहीं पता प्लीज सर्च करके मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये इंडिया में वो कौन सी कमेटी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है. द कमेटी, इसके ऊपर मैंने बहुत बार बोला था, राइट? कमेटी कौन सी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करती है? मुझे होमवर्क ले लीजिए इसको और सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. इसका पहले नाम क्या था और अभी का नाम क्या है, राइट? इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसका नाम चेंज से पहले क्या नाम था, अभी ये क्या है, और किस 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 फूड ग्रेन्स में या किस किस क्रॉप्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है. तो थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए. ये मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे ऑलरेडी पुराने वीडियोस में सारा कुछ बता के रखा है कि इंडिया में कितने क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है. यहां तक बताया था कि किस में कितना प्रॉफिट है. अगर जैसे वीट है तो उसमें 100% आपका प्रॉफिट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में. तो प्लीज डू सर्च फॉर इट. ये जो मैंने बताया था कि बजट के सेशन में भी बताया हुआ है और इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के सेशन में भी बताया हुआ है. तो डू डिग इट आउट और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The new social security scheme for an unorganized sector in India was launched in the year 2004. हालांकि ये इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था, ये शुरुआत में आया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बार ऐसा काम किया गया जो कि था 2008 में, जो पहली बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस किया हुआ, दैट वाज द इंडियन गैजेट, जिसके ऊपर 2008 में पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर लिखा गया था, राइट? ये पहली बार था जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में एनएसएसओ 55th राउंड हुआ था, राइट? तो दिस वाज द टाइम. हालांकि द न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अभी तो इसमें बहुत सारे आ गए हैं, ई श्रम, प्रधान आम आदमी बीमा योजना, वो सब भी इसमें आ चुका है. अभी ये बहुत ज्यादा एक अम्ब्रेला सिस्टम बन चुका है. तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो है ये भी अम्ब्रेला सिस्टम बन चुका है, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं. तो एक तरफ है आपके पास आम आदमी बीमा योजना, एक तरफ है ई श्रम, एक तरफ है कौशल योजना, ऐसा कुछ है. तो ये सारा का सारा एक छतरी बन चुकी है अब. तो अलग अलग पार्ट जो है छतरी के, अलग अलग योजनाज हैं. एनीवे, सो इट इज डी. ओके, ये आपका होमवर्क है. नाउ व्हाई आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. दिस इज नॉट सो इजी क्वेश्चन. देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, थर्ड वर्किंग ग्रुप. सो ये थर्ड वर्किंग ग्रुप जो है, इसके चेयरमैनशिप जिनके पास थी वो थी वाई बी रेड्डी सर के पास, राइट? सो ही was the chairman of 1998 थर्ड वर्किंग ग्रुप. और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात हम करेंगे कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जहां पे कुछ मॉनेटरी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई का जो मेजर्स था वो चेंज किया गया था. हालांकि ये क्वेश्चन को मत देखना, क्वेश्चन पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है. दिस इज एंटायरली इनकम्प्लीट, प्लीज डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. लेकिन थर्ड वर्किंग ग्रुप का काम जो था, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये है स्क्रीनशॉट, राइट? अब ये इसका जो लिंक है मैंने आपके पास यहां पे दे रखा है. इफ यू वांट आई कैन गिव इट ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो. ये पढ़ना है आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट, जस्ट लेट मी फर्स्ट गिव इट टू यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो ये चैट में मैंने डाला है, आप सभी के सभी इसको एक बार खोल के देखिए. आपके पूरी की पूरी जितनी भी
जितने भी डाउट्स हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। जस्ट ओपन दिस। यहां पे सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास सारा का सारा जो व्हाट यू से फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दे रखा है, राइट। सो M1 M2 M3 NM1 NM2 NM3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L1 L2 L3 M4 M0 सारा का सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट बिकॉज ये तकरीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes, this is around like 16 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। दिस इज अवेलेबल इन द आरबीआई वेबसाइट, पब्लिकेशन में है ये। 78902 फाइल नंबर है पीडीएफ का। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, द क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर ये थर्ड वर्किंग ग्रुप ने पहली बार NM2 एंड NM3 को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको डाला गया था, दैट इज द न्यू मनी, नियर मनी 2 एंड नियर मनी 3। सो शायद इसीलिए इन्होंने सी ऑप्शन दिया है जो कि क्लोजेस्ट ऑप्शन है, राइट। सो थर्ड वर्किंग ग्रुप वाईबी रेड्डी जी के साथ जो चेयरमैनशिप में थी, तो उसके हिसाब से ये न्यू मनी, नियर मनी कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस वाज बेसिकली द नेम ऑफ दिस कमिटी वाज वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई एंड एनालिटिक्स। ये आप देख सकते हैं, एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी। डू यू थिंक इट इज वर्थ? कैसा लगा? सभी ने देखा डॉक्यूमेंट, देखा सभी ने? ओके, आई विल शेयर दैट ऑन टेलीग्राम। वेट अभी करना पड़ेगा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शेयर्ड ऑन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू जशवंत एंड अनन्या फॉर दैट। ओके, आई होप दैट विल बी फैंटास्टिक। तो अगर इस सेशन में नहीं आते तो ये इंपॉर्टेंट लिंक आपको नहीं मिलता। चलिए आगे चलते हैं, राइट। सो नाउ यू विल नो कि मैं अपने मन से नहीं बोलता कि क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में सच में गलती है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें कहीं पे भी आप पढ़ लीजिएगा और डू लेट मी नो कि मैंने जो बताया वो सही है या गलत है, राइट। एनीवे, सो दिस इज द पॉइंट, आप यहां पे देख सकते हैं। एकीवे, चलिए। सो फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट। तो ये दे रखा है, हमें वेरिएंस निकालना है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? मीन इज बेसिकली NP एंड वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। सो इट इज 60 इंटू 0.7 इंटू 0.30। जल्दी से करिए इसको, कितना आना चाहिए? 42 और 20, 42 और 3, तो ये 12.6 के करीब कुछ आना चाहिए। This should be this, the variance of the distribution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स इज दिस। तो इतना दिमाग मत लगाना क्योंकि जीरो आइटम दे रखा है। यही है सबसे बड़ा लिमिटेशन ज्योमेट्रिक मीन का। जब भी जीरो दे रखा है तो इसका मतलब है कि कायदे से जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर जीरो है। तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 का रूट करके भी फायदा नहीं, इट इज जीरो ओनली, राइट। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and x on y are given, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास, राइट। एंड y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x एंड x इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। तो ये है आपके पास byx, ये है bxy। आपके पास r क्या होगा? r इज इक्वल टू byx एंड bxy। सो ये है a1 इंटू b1, a1 इंटू b1। सो ये है r स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा है, राइट। सो इट इज a1 b1, इट इज b। इंटरेस्टिंग। व्हाई इट इज d? अच्छा, क्या पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो क्या? ओके, इट इज b। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड। तो इसको ध्यान से देखना, 6 रेड है हमारे पास, 4 व्हाइट है, ब्लू है 5। हमें क्या देखना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट रेड बॉल। रेड बॉल नहीं चाहिए, इसको छोड़ के बाकी ये सब चाहिए। डू इट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आते ही सबको थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, सबको डर लगता है। करो इसको, खुद करो। आई एम वेटिंग।
ओके, दोज हु कैन सी दैट, जिनका आंसर निकल गया है, आप मेरे बॉटम बार में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. सो इट इज अ वर्कशॉप बाय तोशिबा मैम ऑन 26th of August at 8 p.m. Do attend this, and this is about how to score 98 plus percentile in UGC NET paper 2021 में 2022 का, right? This is a mega workshop. Please do register for this, right? And तोशिबा मैम, शी इज वन ऑफ द फैकल्टी जहां पे जो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे उनको लगता है स्टूडेंट को, वैसे ही वो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं. मैंने बहुत बार देखा है कि उनके बताए हुए क्वेश्चंस जो हैं, दे आर मोर और लेस रिपीटेड. तो शी हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द पेपर वन पार्ट. यस, डू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप. जी, क्या आया आंसर इसका? हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, तो रेड बॉल नहीं चाहिए हमें, ब्लू ब्लैक और सॉरी ब्लू एंड व्हाइट चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? इन 9 बॉल्स को निकालना है. तो इट इज 9/5, 9/15, राइट? क्यों 9 कैसे आया? प्रोबेबल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 5 + 4 दैट इज 9. और नीचे कितना आया? 15. कैसे आया? 6 + 10, 6 + 4 + 5 दैट इज 15. सो इसको अब जब थोड़ा सा काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5. द सी शुड बी द आंसर. इंटरेस्टिंग. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सी, a weighted price index that uses arithmetic average of the base period and given period quantities as weight. पेड बैच स्टूडेंट जिनका अभी 2 दिन पहले, दिस मंडे लाइक 16th को मैंने ये सेशन करवाया था इंडेक्स नंबर, उनसे आंसर मुझे जरूर मिलना चाहिए. वो कौन सा प्राइस इंडेक्स है जो कि एवरेज ऑफ बेस पीरियड एंड गिवन पीरियड को लेता है? तो एवरेज का मतलब क्या है? Q0 + Q1 अपॉन 2 क्वांटिटीज को वेट लेता है. जैसे लास्प्रेज, प्रेस्चेज में क्या होता है? दिस इज लाइक द वेट इज Q0, राइट? P1 Q1, P0 Q1, ये वेट है. उसी तरीके से ये इंडेक्स नंबर Q0 + Q1 अपॉन 2 को वेटेड में लेता है, राइट? एनीवन आंसर? डी? नहीं, डी तो गलत हो जाएगा. वेरी गुड, इट इज वेरी गुड नैन्सी, वेरी गुड प्रीति. द राइट आंसर इज बी. देखा, इट इज मार्शल एजवर्थ बॉक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर. ये देखिए, दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम द पेड नोट्स. यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, दिस मेथड यूजेस द मीन ऑफ द करंट एंड द बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट लाइक दिस. सो सिंस इट इन्वॉल्व्स लास्प्रेज, एमी इज इंडेक्स जो भी है, आप यहां पे देख सकते हैं. दिस इज व्हाट द पैस्चेज मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, राइट? और इसके बाद अगर क्वेश्चन कभी घूम के आता है कि यहां पे अर्थमेटिक की जगह पे लिखा है ज्योमेट्रिक, तो इसका आंसर होगा वॉल्स प्राइस इंडेक्स, जहां पे आप देख सकते हैं कि Q0 Q1 का बेस जो है दोनों का वेट ले रखा है, दैट इज एज दिस. सो अगर अर्थमेटिक मीन बोला है तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स है, और अगर ज्योमेट्रिक मीन बोला गया है तो आंसर है वॉल्स प्राइस इंडेक्स. ऑल ऑफ यू नोटेड? स्क्रीनशॉट ले लिया? ऑल थ्रू? दिस इज फ्रॉम द पेड नोट्स. तो यही चीज मैंने बोला कि बहुत हद तक आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली नोट्स के ही लैंग्वेज में है, राइट? एनीवे, which of the following test is used to for examining the significance of the difference between the two means of the population when variance is known and equal? Paid students, again you should be knowing this question. इसका आंसर क्या होना चाहिए? This was a session on 18th August, 2 दिन पहले. What should be the answer for this question? Significance of difference between the two means. विनय, आंसर क्या होगा? Significance of difference between two means. Difference of two means. Okay, let's see. This is a snippet from paid notes. Z टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शन. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ पॉपुलेशन व्हेन वेरिएंस इज नोन. Z टेस्ट. हाउ इजी, हाउ इजी.
नहीं, इजी नहीं है तनुश्री, योर आंसर शुड हैव बीन राइट। एफ टेस्ट कैसे हो सकता है दोस्त? तो हाउ एफ टेस्ट कैसे हो सकता है? वेरियंस इज नोन, राइट? वेरियंस इज नोन, क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हेन वेरियंस इज नोन, वेरियंस इज नोन। आपको टेस्ट क्या करना है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ पॉपुलेशन व्हेन वेरियंस आर नोन एंड इक्वल। सो ये वेरियंस आर नोन, तो इस जगह पे आई थिंक मीन्स ऑफ पॉपुलेशन है, टू मीन्स को आप चेक कर रहे हैं, तो दिस शुड बी दिस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द नंबर्स x1 x2 x3 xn फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, अच्छा डिफरेंस होगा ना, ओके। सो बेसिकली इट इज, दे आर आस्किंग द समेशन ऑफ x minus x bar, what is this, right? It is the sum of the xi's from their mean, the difference mean is basically equal to 0, right? ये वाला है इसका आंसर 0। तो ये चीज क्या है? सपोज x ये दे रखा है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया x बार कितना होगा? x बार विल बी, तो ये है 6 10 14 15, राइट? तो ये है 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 15, 15 बाय 5 3, x माइनस 3 -2 -1 0 1 2, तो ये कितना आएगा? इट इज 0। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन देयर कोवेरिएंस आर। देखिए ये चीज हमने पहले भी बात किया था कुछ टाइम पहले, जब दो वेरिएबल्स दे आर इंडिपेंडेंट, they are independent, so they may be uncorrelated, they may be uncorrelated। अगर दो नंबर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है तो दे कैन बी अनकोरिलेटेड, बट दो अनकोरिलेटेड डज नॉट मीन दे आर इंडिपेंडेंट। सो व्हाट आई मीन इज, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो दे आर अनकोरिलेटेड, लेकिन अगर अनकोरिलेटेड है तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये जरूरी नहीं है, बिकॉज दे माइट बी नॉन लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन लीनियरली दे आर डिपेंडेंट। एग्जाम्पल, सपोज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है बट नॉन लीनियरली हो सकते हैं, राइट? सो व्हेन देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देयर कोवेरिएंस इज एक्चुअली 0, यानी कि अनकोरिलेटेड। कोवेरिएंस, जब कोवेरिएंस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है दैट दे आर अनकोरिलेटेड। बट अनकोरिलेटेड का मतलब ये नहीं है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे मे बी नॉन लीनियरली डिपेंडेंट। सो इट इज द आंसर इज बी, राइट? चले आगे चले, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2009 पेपर नाउ, राइट? टाइम है तो कर लेते हैं। चलिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होल्ड्स ट्रू इन विच पीरियड? सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न टू स्केल कहां होता है? लॉन्ग पीरियड में, तो इट इज द लॉन्ग रन पीरियड। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो बाकी सब घुमा के रखा हुआ है, राइट? ये सेकुलर पीरियड का मतलब है लॉन्ग रन ट्रेंड पीरियड। हालांकि वी डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज सेकुलर पीरियड, हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। बीच में किसी किसी बुक में लिप से अगर आप देखेंगे, लिप से, तो वहां पे आपके पास वेरी शॉर्ट रन है, मीडियम रन है, फिर लॉन्ग रन है, राइट? तो द राइट आंसर इज सी, दैट इज अ लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन था ये, द डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म इज डिराइव डिमांड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिराइव डिमांड क्यों है ये? बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव डिमांड। क्यों डिराइव डिमांड है? क्योंकि किस चीज से डिराइव करते हैं ये डिमांड को हम? इट इज डिराइव डिमांड बिकॉज लेबर इज डिमांडेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, तो डिमांड फॉर गुड्स राइजेस, accordingly the demand for labor will also be raised,
right? So the demand for goods and services that labor helps to produce. This is the answer. This should be the answer. The degree of the substitution between labor and the नहीं. This is other than price, other than the basic. ये तब आता है. This is basically factor other than the price of labor. Suppose price of capital falls, तो कैपिटल सस्ता हो गया है. अब कैपिटल सस्ता हो गया तो मशीन ज्यादा ले लिया तो यानी कि लेबर भी ज्यादा ले लीजिए. So automatically what happens, it is the demand for labor increases. But this type of demand for labor is a shift in the demand for labor. It is the factors other than price of the labor. So it is not a derived demand. Elasticity of demand for labor, ये तो दोनों के बीच में elasticity of substitution की वजह से है. तो it is also not a derived demand. Right? Demand for other factors of production, no. Why labor is required? Labor is required because in order to produce the goods and services, अगर कभी भी market में demand for goods and services बढ़ती है तो labor की demand बढ़ेगी. So that is what the A should be the answer here. Right? It is A. Next, social welfare function is assumed theoretically, asymptotically, and hypothetical. This is hypothetical. It is hypothetical, right? It is not axiomatically. Axiomatically का मतलब है that is based on the principles, right? Based on principle. Yes, social welfare function does have some kind of principles, but it is hypothetical. अब यहाँ पे एक बात आती है क्यों होगा? Why it is so? Because social welfare function में अगर आप देखें, सबसे पहले if we talk about Bergson and Samuelson, right? Benthamite utility function, right? तो या Raoultian function. So एक जगह पे you have linear, एक जगह पे you have like substitute जो है, right? Substitute है, और एक जगह पे it is like ordinal. So it is basically hypothetically what they think is right. So it is not principally based, it is not empirically based, it is not theoretically based. Question थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा कि why it is hypothetical, because जरूरी नहीं है कि social welfare function is a concept जो कि हर किसी के लिए सेम रहे, राइट? कोई कहता है कि इसमें सोशल वेलफेयर फंक्शन में यू शुड हैव एटलीस्ट 16 आइटम्स, किसी ने कहा कि 16 आइटम्स लीजिए, किसी ने बोला 16 की जरूरत नहीं है 32 लीजिए. हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, मोबाइल फोन लेना जरूरी है, कैलोरी इनटेक लेना जरूरी है. डिफरेंट वेलफेयर फंक्शन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से बात किया है. तो इट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग. इट कैन नॉट बी प्रूवन एम्पिरिकली, इट कैन नॉट बी प्रूवन थियोरेटिकली. और अगर हम इसमें एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी डालें तो उसमें भी इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बिकॉज एक प्रिंसिपल तो आपको वॉयलेट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एक्सिमेटिकली, बिकॉज इट इज नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. जैसे इंडिफरेंस कर्व में जितने भी एग्जिम्स हैं उन सभी को मानना जरूरी है. अगर उसमें से एक को भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व आपका कन्वेक्स नहीं होगा, राइट? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज हाइपोथेटिकली, दैट इज मोर सुटेबल. किसी ने बोला सब्स्टिट्यूट है, किसी ने बोला जैसे राउल्सियन थ्योरी है, या बेंथमाइट यूटिलिटी फंक्शन है, या बर्सन यूटिलिटी फंक्शन है, तो अलग अलग है. इन क्लासिकल थ्योरी एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? द प्राइसेस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ क्लासिकल फिशर इक्वेशन. सो इट इज एम वी इज इक्वल टू पी वाई. सो ये बढ़ेगा तो दिस इज दिस. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसलिए इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, राइट? शिफ्ट इन LM कर्व. सो LM कर्व इज लाइक दिस. LM कर्व में शिफ्ट कब होगा? जब इसके वर्टिकल इंटरसेप्ट में शिफ्ट होगा. एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है इसका? MS, राइट? तो मनी सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा. अगर प्राइसेस कम होंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा. अगर सपोज दिस इज द केस, मनी सप्लाई इंक्रीज, प्राइसेस फॉल, सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट. और अगर MS falls and prices rises, so it will go leftward. So ये है यहां पे, it is the increase in money supply, right? Any doubt? Okay. Next, the Phillips curve shows the relationship between the inflation and unemployment. Initially money, wage and unemployment के लिए देखा गया था. तो this is the answer, D, inflation and unemployment. रोलिंग प्लान 1978 से लेके 80 तक चला था. जनता पार्टी उस टाइम पे पावर में थी, जनता पार्टी, जनता दल, राइट? दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज न्यू सिक्स्थ 5 ईयर प्लान.
न्यू 6 5 ईयर प्लान। हालांकि उसके बाद इंदिरा गांधी जी दोबारा पावर में आई थी 1980 में, एंड दोबारा से 6 5 ईयर प्लान चालू हुआ था। तो इट वाज गिवन बाय गुरनर मिडाल, जनता पार्टी, राइट। तो तीन तीन साल का रोलिंग प्लान चला यहाँ पे। नेक्स्ट, द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, दिस इज डेल्टा के बाय डेल्टा वाई, राइट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो बेसिकली दिस इज the opposite or reciprocal of marginal product of capital. Incremental capital output ratio, it is a reciprocal of 1 by, it is a opposite of MPK. So अगर MPK marginal productivity of capital क्या होता है, it is a delta y upon delta k, how the change in output when capital changes, right? तो इसका उल्टा क्या है, incremental capital output ratio. So this is C, और ये वाला है, हाँ, this is capital output ratio. Marginal. The doctrine of unbalanced growth has not been advocated by Kinderberger. बाकी सभी ने बोला था, सिंगर ने बोला, लुइस ने बोला, हिशमैन ने बोला, प्रेबिश ने बोला, इन सभी ने अनबैलेंस ग्रोथ के बारे में बात किया था। किंडरबर्गर ने नहीं बात किया था। तो दिस इज आंसर, अनबैलेंस ग्रोथ के बारे में। ग्रुप, विच ग्रुप रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री? G7 is for developed country. G77 is for the developing country. This is for the developing country. So the right answer should be C here, right? अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। G7 में you will find the answer to this question. G7 में we have Canada, France, Germany, Italy, USA, जापान एंड यूके, राइट। और G77 में सब मिला के 134 मेंबर्स कंट्री है, राइट, 134 मेंबर्स कंट्री है। राइट, इसका चेयरमैनशिप जिसके पास है, दैट इज दिस कंट्री इज चेयरमैनशिप इज विद पाकिस्तान, राइट। सो इट इज द आंसर इज G77। ये डेवलप कंट्री के लिए है, दिस इज फॉर द डेवलपिंग कंट्री। G10 G80 ऐसा कुछ नहीं है। G10 जो है वो नोकिया का एक मॉडल है, राइट। एनीवे, सो इट इज ए, देखो गलत है आंसर इसका। इट इज द G7 इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये इंटरेस्ट जो है G77 बताती है, इसमें 134 कंट्रीज है, आप इसको सर्च कर सकते हैं दोबारा, राइट। सो द राइट आंसर इज सी। G10 इज नॉट देयर, G10 कोई ऐसा है नहीं। अगर आपको देखना है फिर भी आई थिंक कुछ हद तक एक देयर वाज अ सेइंग कि G10 जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कुछ किया गया है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। रश्मिकांता साहू, द आंसर टू योर क्वेश्चन, राइट। सो इसका आंसर गलत दे रखा है, दिस इज नॉट ए, इट इज सी। बाकी आप इसको सर्च कर सकते हैं। द फंड्स नॉट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज प्राइवेट अकाउंट्स। बट इससे ज्यादा हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, ये इतने पे रहने वाले हैं नहीं हम लोग। देखिए, गवर्नमेंट के 3 अकाउंट्स हैं, राइट। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड नो दिस। वन इज consolidated fund of India, another one is contingent fund of India, and another last one is the public accounts. ये 3 accounts हैं, right? So consolidated fund में क्या क्या आता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम, ये भी मैंने बताया हुआ है, पेड सेशन में बताए हुए हैं। कंसोलिडेटेड फंड, मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बिकॉज इतनी सारी जगह होगी नहीं लिखने के लिए यहाँ पे। सो ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनता है। इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोन जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है, या रिटर्न्स मिलता है जो लोन का, इंटरेस्ट मिलता है लोन का, किसी भी कंट्री से, कोई भी एजेंसी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो भी लोन दिया है, जो भी लोन मिला है, वो सब इसके अंदर जाता है। गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, राइट। इससे हम सैलरी देते हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा के लोगों की सब सैलरी, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, पेंशन और सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस का,
लोकपाल का सारा सैलरी यहां से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी गवर्नमेंट अपने आप से ले सकती है, तो गवर्नमेंट को अप्रूवल नोट पे साइन करवाना होता है। और स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट का अपना अपना एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अपना होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, राइट, जिसमें भी सिमिलर प्रोविजंस है, वो उसमें भी ऐसा ही होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ये व्हाट यू से ऑडिट करता है सीएजी, कैग, राइट। तो ये है। एंड हाँ, इतना तो मुझे इतना इसके बारे में याद है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। देन यू हैव कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो दिस इज आर्टिकल 267 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके तहत में ये बनता है, इसमें सब मिला के 500 करोड़ का, 500 करोड़ का एक एक मनी है, राइट। ये इसको हम बोलते हैं कॉपस, राइट, एक कैपिटल है 500 करोड़ का। ये बिल्कुल पेटी कैश की तरह काम करता है, राइट। जैसे इम्प्रेस सिस्टम है ये, आप सभी ने जिनको पता है कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में जो मैनेजर है, मैनेजर जो है अपने वर्क मैनेजर को, उससे जो छोटा है मैनेजर, उसको सबऑर्डिनेट जो है, उसको 1,000 रुपए दे देता है। मान लीजिए चलिए 1,000 रुपए दे दिया, 5,000 रुपए दे दिया और बोला कि पूरा महीना चलाइए, छोटे मोटे खर्चे जो है वो आप लिखते रहिए, उसके बाद जितना बचेगा मुझे बता देना और लगेगा तो बता देना। सो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली इसलिए किया जाता है, दिस इज टू मीट एनी कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या है, कभी अगर फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा हो जाता है, नहीं पता उसके बारे में, तो दिस इज व्हाट द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इसको होल्ड करता है, राइट। और ये अनएक्सपेक्टेड फोरसीन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। हर एक स्टेट का अपना कॉन्टीजेंसी फंड है, जो कि आर्टिकल 267 सबसेक्शन 2, पहले वाला किसमें था, सबसेक्शन 1 में था, ये वाला किसमें है, सबसेक्शन 2 में, 267 आर्टिकल। तो उसके तहत में ये हर एक कोई स्टेट बनाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पब्लिक अकाउंट्स। अब पब्लिक अकाउंट जो है ये जितना भी जो भी चीज हमने बात किया अभी तक, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड में चला गया या फिर कॉन्टीजेंस में चला गया, इसके अलावा जो भी बचता है वो सारा जाता है पब्लिक अकाउंट में। जैसे बैंक अकाउंट, मिनिस्ट्रीज के बैंक अकाउंट, डिपार्टमेंट्स के बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग फंड, नेशनल क्लेमिटी फंड, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पोस्टल इंश्योरेंस, जितने भी टाइप के फंड्स हैं ये सारा सारा पब्लिक अकाउंट में जाता है। यहां से कोई टेंशन नहीं है, ये इसके लिए आप पैसा ले सकते हैं, गवर्नमेंट पैसा ले सकती है विदाउट एनी अप्रूवल, राइट। हर एक स्टेट का अपना अपना एक सिमिलर अकाउंट होता है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसी अप्रूवल लेने के लिए। बट अगर आपको कॉन्टीजेंट फंड लेना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर आपको कंसोलिडेटेड लेना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पब्लिक अकाउंट से गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे पैसा निकाल सकती है, राइट। इज इट डन? आई एम सॉरी फॉर दिस लॉन्ग थिंग, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग। तो अभी जितना भी ये सब आया था, पैसा आया था, वो सब गया कॉन्टीजेंट फंड में, राइट, फॉर मीटिंग अनफोर्सिंग कंडीशन। जितना भी पैसा डोनेशन किया गया वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया, राइट। एनीवे, ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ इंडिया का है, इंडियन गवर्नमेंट का है। ओके, इज लॉन्ग, हाँ, ह्यूज। चलिए, अच्छा, डेफिशिएंट बजट इन विच द डेफिशिएट्स आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस। अब ये एक ना इस सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये बैलेंस हो सकता है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इट इज अनबैलेंस हो सकता है, राइट। हालांकि मेरा झुकाव जो है वो अनबैलेंस की तरफ ज्यादा होगा। आई एम 60% कन्विंस्ड विद अनबैलेंस एंड 40% कन्विंस्ड विद बैलेंस बजट। नाउ द रीजन आई एम गिविंग यू, ये आपके ऊपर है। देखिए, मेरा भी क्वेश्चन जो है वो 100% राइट होता नहीं है, राइट। तो एक तो 50 में से 50 तो मेरे भी नहीं आते, या 100 में 100 में तो मेरे भी नहीं आएंगे। लेकिन एक दो केसेस ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि रैंडम एरर्स की वजह से गलती हो सकती है। जैसे ये वाला है, आप खुद पढ़ के देखो, डेफिशिएंट बजट है, बजट ऑलरेडी डेफिशिएंट में जा चुका है, उसको डेफिशिएंट को कवर करने के लिए टैक्सेस करना है। क्या यहां पे लिखा है कि पूरा का पूरा डेफिशिएंट होगा? क्या पूरा का पूरा डेफिशिएंट आप कवर करेंगे टैक्सेस से? नहीं लिखा हुआ। और जहां पे हम बैलेंस बजट की बात करते हैं, वहां पे जितना जी होगा उतना टी होगा, राइट। जितना जी है उतना टी है। तो डेफिशिएंट करने के बाद आप टैक्सेस से रन करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बिकॉज यहां पे कहीं ना कहीं इट इज साइमल्टेनियसली, राइट, इट इज साइमल्टेनियसली। जो परस्यूएंस ऑफ बैलेंस बजट होता है वो प्लान्ड होता है कि इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें करना है तो इतना ही टैक्स करना है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल 2022 में सोचा गया
कि चलो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, और उसको बढ़ाया गया सितंबर 2022 तक। ओ माय गॉड, अब तो इतना घाटा आ गया, अब टैक्सेस बढ़ा दो। इट इज नॉट लाइक दिस। ऐसे पहले ऐसा नहीं है कि पहले जी बढ़ा गया फिर उसके बाद टी बढ़ा दिया, नहीं होता ऐसा। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर अनबैलेंस्ड बजट। बेसिकली मूव इज साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंस। यहां पे जो है वो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले ये फिर वो। द डेफिशिएंट बजट इन विच द डेफिशिएंट आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस, यानी कि बजट ऑलरेडी डेफिशिएंट जा चुका है, उसको टैक्सेस से कवर कर रहे हैं। क्या पूरा कर रहे हैं? वी डोंट नो। सीक्वेंस में चल रहा है, यस, बिकॉज पहले डेफिशिएंट हो चुका है, उसके बाद टैक्सेस आप ले रहे हैं। तो दैट इज व्हाई माय इंक्लिनेशन विल बी टुवर्ड्स अनबैलेंस्ड बजट। यू मे हैव योर ओन रैशनल्स, बट ये क्वेश्चन वो है जो कि बॉर्डर लाइन में है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे हो सकता है। राइट, राइट, आई हैव गिवन माय एक्सप्लेनेशन एंड प्लीज डोंट आस्क मी कि सर व्हाई, नाउ गिव मी मोर रैशनल। मैंने जितना था मेरे पास मैंने बता दिया। ऐसे एक दो क्वेश्चन को छोड़ के आप अगर 99% 98% पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहेगा जो डार्क एरिया में रहता है, इनका कोई सही या गलत आंसर नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मेरा आंसर क्या है। हो सकता है कि आपको लगे बैलेंस बजट, बट आई हैव गिवन माय ओन रैशनल्स। Raul Prevish argument is concerned with the effect of the business cycle on terms of trade, right? Because deteriorating terms of trade for the developing country, ये point था इनका, terms of trade classicals के against में था इनका point. The difference between export and import of services, बहुत simple सा पेपर चल रहा है अभी तक। Balance of invisibles, right? Services है तो balance of invisibles। अगर goods होता तो ये होता trade, balance of trade, right? It is B. Public enterprises in India have developed only in all sectors, right? It is not the key sector, basic sector, consumer good sector, service sector, हर जगह पे all types of industry public sector में है, public enterprises, महारत्ना नवरत्ना हर चीज में है, right? तो ऐसा नहीं है। अच्छा, the overall ये देखो, कई बार मैं जब इंडियन इकोनॉमी करवाता हूँ, इस बार भी जब मैंने क्रैश कोर्स में करवाया तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना कोई नहीं पूछता, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कितनी हुई है कौन पूछता है, आपके सामने है। बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स के बेसिस में कोई पेपर देने जा रहे हैं, चाहे सिविल्स दे रहे हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हैं, या फिर अगर आप आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हैं, जितने भी पेपर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ, मेरा हमेशा फंडा एक ही है कि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कीजिए, सब एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, इकोनॉमिक्स की तैयारी कीजिए। हर पेपर आपको फॉलो करेगा, राइट? पेपर तो छोटा सा छोटी मोटी बात है, सब्जेक्ट बड़ी चीज है, रिलीजन है ये हमारा, राइट? ओके, सो ये तो अब बहुत पुराना हो चुका है। अभी नई बात करते हैं 2021-22 में इंडिया में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 314.51 मिलियन टन है। 314.51 मिलियन टन है इंडिया में। 2021-22 का डेटा ये है, राइट? दिस इज द एंटायर फूड ग्रेन्स, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप मिला के है। ये मैंने रिसेंटली बताया भी है। तो अभी तक मुझे अभी जितना टोटल फूड ग्रेन्स, हमेशा मैं बोलता हूं याद रखना 314 के करीब, ये मुझे याद है, लेकिन इसका शायद मेरे ख्याल से राइस ज्यादा है इसमें, राइट? अराउंड 200 के करीब, नहीं 198 के करीब राइस है, और बाकी का जो है वो आपका बीट है, बीट एंड बार्ले है, ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने अभी रिसेंटली बताया भी है, आपके ई बुक में भी डाला हुआ था मैंने ये। दिस इज द रीसेंट वन। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नाउ एक्चुअली में आज मैंने एक जो आज का सेशन था उसमें जो पेड बैच में था, उसमें मैं कोरिलेशन, कॉजेशन, रिग्रेशन के बारे में बात कर रहा था, राइट? कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, राइट? तो वहां पे I was using again and again the same word called correlation is basically with relation to the associationship. अभी टाइम अगर है तो I can give some time on this. Right? Let me just see this. Correlation is associationship. Regression is basically about predicting, and causality. Causality is basically cause and effect relationship, right? सो यहां पे अगर आप देखेंगे टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप, यहां पे एक्चुअली वर्ड रिलेशनशिप इज गलत, इट इज एसोसिएशनशिप, राइट? सो इट इज द कोरिलेशन, बिकॉज इसके अलावा और कुछ है नहीं यहां पे, राइट? अगर आप यहां पे एसोसिएशनशिप देखेंगे तो ये मत बोलना सर एसोसिएशन होगा, नहीं, दिस इज बेसिकली एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन,
एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट हम लगाते हैं, जहां पे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। वी डोंट गो फॉर क्वांटिटेटिव। कोरिलेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव में जाते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, राइट। सो द आंसर शुड बी डी हियर, एंड वही देखिए नीचे भी इसका आंसर भी डी है। इट इज नॉट द रिलेशनशिप, इट इज एसोसिएशनशिप। बट अगर यहां पे एसोसिएशनशिप डाल देंगे तो लोग ये आंसर देंगे। एसोसिएशनशिप, एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली द फीचर्स, क्वालिटेटिव फीचर्स। ये क्वांटिटेटिव है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव है, तो इसलिए इट इज कोरिलेशन। विच इंडेक्स नंबर हैज एन अपवर्ड बायस? तो अपवर्ड बायस का मतलब है इट इज अंडर एस्टिमेशन, राइट। एंड डाउनवर्ड बायस का मतलब है ओवर एस्टिमेशन, राइट। सो दिस इज द स्निपेट फ्रॉम द पेड नोट्स, एक बार आप देख सकते हैं, ये अगेन पेड नोट्स का है। लैस्प्रेज अपवर्ड बायस, पैस्चेज डाउनवर्ड बायस। लैस्प्रेज में अपवर्ड बायस होता है, राइट। इट ओवर एस्टिमेट्स द ट्रू वैल्यू, वेयर एज पैस्चेज अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू। सो आई थिंक इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैंने आपको, इवन दो मेरे सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको पेड बैच का भी एक झलक मिल रहा है कि क्या क्या करवाता हूं मैं और कैसे इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, राइट। सो दिस इज लैस्प्रेज अपवर्ड बायस। ओ, आज के लिए यहां पे खत्म। सो वी विल कंटिन्यू विथ 21st क्वेश्चन नंबर of December 2009 on Monday. So follow me on Monday. Yes. Yes. How was the session? Do like and share and subscribe. अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर लाइक नहीं भी करना तो एटलीस्ट इसलिए लाइक कर देना कि हाँ, इस तरह की मुहिम फ्री में किसी ने नहीं किया है यूट्यूब में। एटलीस्ट फॉर दैट आई शुड बी गिवन मार्क्स। अगर आप मेरे रैशनल्स, अगर आप मेरे आर्ग्यूमेंट से, स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं रखते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि नहीं नहीं सर आपके आंसर्स गलत हैं, तो फिर ठीक है, देन दैट केस आई कैन नॉट डू, बट एटलीस्ट लाइक्स शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है। यस, okay, yes, if somebody is having doubt, please do let me know, otherwise I am good to go, I will be leaving. And do register for the workshop that is scheduled by Toshiba ma'am on 26th of August 8 baje. Please do register for that. Yes. Okay. Thank you. एक छोटा सा मैं आपको एक इम्पैक्ट बता देता हूं। देखो, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा ऑल ऑफ यू, एज ऑफ नाउ वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन निकल चुका है। 16th of August से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और अब जब ये मेरा खत्म हो जाएगा, जैसे अभी हम दिसंबर 2009 में हैं, तो ये खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट विद द स्टेट पर्सपेक्टिव। इसके बाद जो मैं स्टेट लेने वाला हूं वो है वेस्ट बंगाल, जिसके जैसे मैंने ये किया वैसे मैं वेस्ट बंगाल का करूंगा। आपको इसके अलावा जो भी चीज करवानी है जरूर मुझे बताइएगा, सर ये क्वेश्चन पेपर लीजिए, ये करिए। डू लेट मी नो, शेयर द क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से, जितना हो सकता है स्कैन करके आप मुझे भेजिए, पीडीएफ स्कैन कर लीजिए, मोबाइल से ही कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सर की जगह पे सर हो, पैर की जगह पे पैर हो। उसका ऐसा नहीं हो कि उस पे नमकीन भी खाया हुआ है और उस पे थोड़ा सा, मतलब यू हैव टू शेयर दैट, बिकॉज मैं उनको आपके सामने लेके आऊंगा। कैसा लगेगा कि एक क्वेश्चन लेके आया मैं आप सबके सामने, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं मसाले का दाग दिख रहा है, यहाँ पे मिर्च का दाग दिख रहा है, यहाँ पे हल्दी दिख रही है, तो वो कलरफुल ऐसा क्वेश्चन मत भेजिएगा मुझे, राइट। यस, जनरली वी नो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज लॉन्ग पीरियड एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज शॉर्ट रन। हाँ, तो क्या हुआ? दैट इज इंक्रीजिंग फैक्टर्स, रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। रिटर्न्स टू फैक्टर, फैक्टर इज फॉर शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के लिए आता है स्केल, राइट। क्या हुआ? मैं यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, अब मुझे तो समझ नहीं आया कि सब्सक्रिप्शन का क्या होगा। कौन सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं आप? सर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ओनली। अगर हो सकता है, अगर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ज्यादा है तो मैं बांग्ला में बात करना शुरू कर दूंगा। इफ मोर पीपल फ्रॉम बंगाल ज्वाइन मी, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन बांग्ला जब मैं वेस्ट बंगाल के सेट के पेपर्स करूंगा। केरला सेट भी डेफिनेटली आएगा, केरला सेट ट्रिपल ए डेफिनेटली, यस इट विल बी देयर। अभी तो देखते रहिए आप, कहां हम लोग कहां से कहां जाएंगे, राइट।
सो एनीवे, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। मुझे जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है, राइट। एंड कलेश प्लीज इतना थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, ये जो मेरा वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको पहला लिंक जो मिलेगा वहां पे लिखा हुआ है, राइट। सो दिस इज द लिंक, प्लीज गो। ये काम आप मुझसे मत करवाइए, ऑल ऑफ यू प्लीज। हर एक सेशन के मेरे हर एक सेशन के कमेंट्स, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पे शो मोर लिखा है, शो मोर में मेरे सारे लिंक्स हैं। कभी किसी ने अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।